नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, अपराधियों द्वारा अपराध से संपत्ति का अर्जन कर समाज में अपना दबदबा कायम करने का प्रयास किया जाता है और अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। अतः अपराध पे प्रभावी नियंत्रण के लिए यह जरूरी है कि उनके अपराध द्वारा अर्जित जो आय है उस पर प्रभावी रूप से लगाम लगाया जाए। इसके लिए जो विशेष अधिनियम हैं गैंगस्टर एक्ट्स में या पीएमएलए ईडी को पावर दिया गया, संपत्ति जब्तीकरण का प्रावधान पहले से था, लेकिन सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। कई बार यदि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत या पीएमएलए कानून के अंतर्गत कोई मामला नहीं आता था और अन्य मामलों में वो अपराध का अर्जन करता था तो बच निकलता था। सरकार ने पिछले कुछ समय से अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्तियों को जब्तीकरण कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर अपराध को नियंत्रित करने का कार्य किया है। लेकिन इसके पीछे एक लीगल बेस क्या है, इसको लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब स्पेसिफिक प्रावधान कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध से कोई संपत्ति अर्जित करेगा तो ऐसी संपत्ति जो अपराध से अर्जित की गई है उसे जब्त किया जा सकेगा। आज हम इसी प्रक्रिया का वर्णन करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं कहाँ है प्रावधान, क्या है प्रक्रिया। नमस्कार दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 एक बिल्कुल नवीन प्रावधान है। यह धारा अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति की कुर्की, जब्ती और उसके वापसी से संबंधित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध का अन्वेषण विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा विश्वास करने का उचित आधार है, ऐसा विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता, दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता किसी आपराधिक क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप अर्जित की गई है या किसी अपराध को कारित करने से व्युत्पन्न होती है या प्राप्त की जाती है, तो ऐसी संपत्ति पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त, जहाँ पे कमिश्नरेट प्रणाली है वहाँ पे पुलिस आयुक्त, और जहाँ कमिश्नरेट प्रणाली नहीं है वहाँ पर पुलिस अधीक्षक की अनुमति से, पूर्व अनुमोदन से ऐसे उस अपराध के विचारण करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट या उस अपराध को सुपुर्द करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट, उस अपराध पर संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है वो आवेदन कर सकेगा। अर्थात यदि विवेचक को ऐसा प्रतीत होता है विवेचना के दौरान किसी अपराधी द्वारा अपराध से कोई संपत्ति प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता अर्जित की गई है, तो वह ऐसी संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त जैसी भी स्थिति हो से अनुमोदन लेकर वह जो है ऐसे न्यायालय में जो ऐसे अपराध का प्रसंज्ञान लेने के लिए या ऐसे अपराध को सुपुर्द करने के लिए या विचारण करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में वह एक आवेदन करेगा। अब यदि विवेचक आवेदन करता है संपत्ति को कुर्क करने के लिए, तो न्यायालय में क्या प्रक्रिया अपनाएगा, इसके बारे में धारा 107 की उपधारा 2 कहती है कि यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट को साक्ष्य लेने के पूर्व या साक्ष्य लेने के पश्चात ऐसा विश्वास करने का कारण है कि ऐसी संपत्ति
या उन संपत्तियों में से कोई भी संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है, तो ऐसी संपत्ति के संदर्भ में वह संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा। क्या नोटिस जारी कर सकेगा? नोटिस ये जारी करेगा कि वह 14 दिवस के भीतर यह दर्शित करे कि ऐसी संपत्ति को क्यों न कुर्क कर लिया जाए। तो जब ऐसी नोटिस जारी करेगा तो उस व्यक्ति के पास, जो ऐसी संपत्ति का धारक है या जिसने ऐसी संपत्ति का स्वामी है, उसको यह कारण दर्शित करना होगा कि वह संपत्ति अपराध से अर्जित नहीं की गई है। धारा 107 की उपधारा 3 यह प्रावधान करती है कि नोटिस किसको तामीला की जाएगी। तो नोटिस या तो संपत्ति के स्वामी को की जाएगी, साथ ही साथ यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के निमित्त धारित करता है, धारक कोई अन्य है, तो उस पर भी एक नोटिस का तामीला कराया जाएगा। तो इस तरह से नोटिस का तामीला के संदर्भ में धारा 107 की उपधारा 3 प्रावधान करती है। अब इसके बाद क्या आगे प्रक्रिया होगी? अब वह व्यक्ति यदि अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है तो धारा 107 की उपधारा 4 यह प्रावधान करती है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे स्पष्टीकरण पर विचार करेगा और इसके साथ साथ उसके समक्ष जो भी मटेरियल्स रखेंगे जाएंगी, जो भी सामग्री पुलिस द्वारा या उसके द्वारा रखी जाएगी, उस सब पर सम्यक रूप से विचार करेगा। और यदि वह पाता है कि ऐसी संपत्ति अपराध से अर्जित की गई है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को युक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात वह ऐसी संपत्ति को कुर्क करने का, जब्त करने का आदेश करेगा। 107 की उपधारा 4 यह प्रावधान करती है कि स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति को युक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात और अपने समझ के संपूर्ण मटेरियल पर विचार करने के पश्चात यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट यह समझता है कि ऐसी संपत्ति या उसमें से कोई संपत्ति अपराध का आगम है, अपराध से प्राप्त की गई है, अर्जित की गई है, तो ऐसी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश कर सकेगा, कुर्की का आदेश पारित कर सकेगा। एक प्रश्न ये उठता है कि क्या एक 25 डिग्री ऐसे स्पष्टीकरण नहीं आता है तो एक 25 डिग्री पारित हो सकती है कि नहीं, या एक ऐसे स्पष्टीकरण व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट क्या करेगा? तो इसके बारे में धारा 107 की उपधारा 4 का परंतु क्या कहता है कि यदि निर्धारित 14 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति को एक 25 आदेश पारित कर कुर्क कर सकेगा। अब इसमें जो धारा 107 है उसकी उपधारा 5 एक महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। क्या अगर विवेचक आवेदन करता है संपत्ति की कुर्की के लिए तो क्या नोटिस जारी करते ही समय मतलब तुरंत ही उसको कुर्क किया जा सकता है? तो इसके बारे में धारा 107 की उपधारा 5 यह प्रावधान करती है कि उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उक्त धारा के अधीन नोटिस के जारी होने से कुर्की या अभिग्रहण का उद्देश्य विफल हो जाएगा, तो न्यायालय मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति को सीधे कुर्की या अभिग्रहण का एक 25 अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा और ऐसा आदेश उपधारा 6 के अधीन आदेश पारित करने तक प्रवृत्त रहेगा। अब धारा 107 की उपधारा 6 एक महत्वपूर्ण प्रावधान करती है और धारा यह प्रावधान करती है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट संपत्ति को कुर्क करने के पश्चात ये पाती है, इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि ऐसी संपत्ति अपराध के द्वारा अर्जित की गई है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट को आदेश करेगा कि ऐसी संपत्ति उस अपराध से प्रभावित व्यक्तियों में समानुपातिक रूप से वितरित कर दी जाए। अब उपधारा 6 के अधीन
आदेश प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट 60 दिवस के भीतर या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उस संपत्ति का वितरण आनुपातिक रूप से अपराध से प्रभावित व्यक्तियों के बीच करेगा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए अपराध द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं अगर मिलता है तो क्या किया जाएगा। तो इसके बारे में धारा 107 की उपधारा 8 यह प्रावधान करती है कि ऐसे आगमों को प्राप्त करने के लिए कोई दावेदार नहीं है या अभिनिश्चय योग्य नहीं है, कोई दावेदार अभिनिश्चय योग्य नहीं है तो या तो दावेदारों के समाधान के पश्चात कोई अविशेष है तो अपराध के ऐसे आगमों को सरकार समाप्त कर ली तो सरकार की उसका समापन हो गया। तो इस प्रकार ये अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति की कुर्की, उसकी जब्तीकरण और वापसी के संदर्भ में प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 में किया गया है। धारा 107 यह प्रावधान करती है कि विवेचक को यदि लगता है कि कोई संपत्ति किसी अपराधी द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित की गई है तो वह अपने पुलिस अधीक्षक से या पुलिस आयुक्त से जैसी भी स्थिति हो अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकेगा। मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर उसको जो है आवेदन प्राप्त होने पर नोटिस इशू करेगा। नोटिस में ये स्पष्ट हुआ कि 14 दिन के भीतर वह अपनी आपत्ति दाखिल करे और बताए कि क्यों न संपत्ति कुर्क कर लिया जाए। जब वह इस प्रकार स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात न्यायालय को यदि पाता है कि संपत्ति अपराध द्वारा अर्जित की गई है तो वह उसे कुर्क कर सकेगा। यदि 14 दिन के अंदर अगर स्पष्टीकरण नहीं आता है तब भी वह संपत्ति को एक पक्षीय आदेश द्वारा कुर्क कर सकेगा। यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि ये तत्काल कार्रवाई नहीं की गई या नोटिस जारी किया गया तो कुर्की और अभिग्रहण का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाएगा तो वह तत्काल एक पक्षी अंतरिम आदेश द्वारा संपत्ति कुर्क करने का आदेश कर सकेगा। और फिर उसके बाद यदि न्यायालय यह पाता है कि संपत्ति अपराध द्वारा अर्जित की गई है तो वह निष्कर्ष पर पहुँचता है तो जिला मजिस्ट्रेट को वह निर्देश दे सकेगा कि किसी संपत्ति अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के बीच वितरित कर दिया जाए अनुपातिक रूप से। और ऐसा आदेश प्राप्त होने के 60 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या तो स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ के माध्यम से ऐसी संपत्ति का वितरण उनके मध्य जो है अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के मध्य कराएगा। और यदि कोई दावेदार नहीं मिलता है या जो प्राप्त दावेदार जो अभिनिश्चित किए गए हैं उनका समाधान होने के पास भी कोई के पश्चात भी कोई संपत्ति बची हुई है तो ऐसे संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जो है वो किया जाएगा। वो समर्पित हो जाएगी राज्य सरकार को, समर्पित तो राज्य सरकार को चली जाएगी। तो ये है प्रावधान। इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने एक प्रपत्र भी जारी किया है जिसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है। डीजी का परिपत्र संख्या 44 सन 2024 इसके संदर्भ में एक निदेशक एक SOP देता है और इसकी किस प्रकार विवेचकों को कार्रवाई करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।